क्लिनिकल साइंस इंटरनल मेडिसिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी रिगार्डिंग एएमसी एनएलई जो कि पाकिस्तान का एग्जाम है, पीएमसी और प्लेब नीट। ठीक है जी, तो हमने हमारा मोस्टली फोकस होगा एएमसी एग्जाम और एनएलई के ऊपर। इंटरनल मेडिसिन के आपके पास 52 एमसीक्यूज हैं। अब उन 52 एमसीक्यूज को करने के लिए हमें बिल्कुल ना कि हार्ड स्टडी बल्कि हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी हम कैसे कर सकते हैं कि हर वो पॉइंट याद रखें जो एक इनोसेंट एग्जामिनर आपसे अलाउड टू आस्क इन एग्जाम। ठीक हो गया जी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरनल मेडिसिन, जिसको सिंपली आप लोग जानते हैं कि इस नाम से जीआईटी से। ठीक हो गया जी। अच्छा, जहाँ पे भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा वहाँ पे आप लोग इसको रेज करेंगे और मुझसे वो क्लियर करेंगे। हम सबसे पहले इस जीआईटी सिस्टम को थोड़ा सा क्रैक करेंगे, थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि हमने कैसे कैसे इसको प्रोसीड करना है, कैसे इसके डिसऑर्डर्स को हमने पढ़ना है। ठीक है, हम 4 से 5 हेडिंग्स के साथ हर टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी और जिसमें हमारे पास इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रीटमेंट। आपकी नोटबुक किधर है? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रीटमेंट होगा, कॉम्प्लिकेशन, एसोसिएशन होगी, डिफरेंशियल पॉइंट्स होंगे। ठीक है जी। तो आप लोग लिखें, सबसे पहले हम क्रैक्स करेंगे ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि जीआईटी के रिलेटेड है। तो लिखें एसोफेजियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर 1 एसोफेजियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जो फेमस आपके पास एसोफेजियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हम उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि दिस इज आवर 25 सेंटीमीटर इन लेंथ फूड पाइप नोन एज एसोफेगस and esophagus below connected with the help of LES J-shaped structure known as stomach। एंड यहाँ पे ये आपके पास एसोफेजियल, इसको क्या कहते हैं जी? जंक्शन भी कहते हैं। ये आपके पास कौन सा पॉइंट है? LES। ओके, LES लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर जंक्शन। स्फिंक्टर मीन ओपनिंग। ओके, अच्छा, अब हमने यहाँ पे इसको क्रैक्स करना है किसके डिसऑर्डर्स को? आपके पास है एसोफेगस के। एसोफेगस में एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिसऑर्डर्स नोन एज आपके पास आता है जी गर्ड के बारे में। कभी नाम सुना है गर्ड का? तो आप लोग लिखें जी गर्ड, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। फिर इसी के अल्टरनेटिव एक आपको डिजीज डिसऑर्डर देखने मिलेगी जिसका नाम क्या जी? एक्लेजिया। आप लोगों ने पढ़ा है ना इसके बारे में? एक्लेजिया को डिस्कस करेंगे। फिर एक्लेजिया के बाद हम पढ़ेंगे एसोफेजियल वेरिसिस के बारे में। कभी पढ़ा हुआ जी एसोफेजियल वेरिसिस? ये आप लोग लिख लें, प्लीज सारे के सारे टॉपिक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एसोफेजियल वेरिसिस की हम बात करेंगे। फिर आपके पास है जी यहाँ पे हमारे पास मिलरी वेस्ट सिंड्रोम वर्सेस बोहल-हैब सिंड्रोम। आप लोग दो सिंड्रोम्स को डिस्कस करेंगे, मिलरी वेस्ट सिंड्रोम या इसको टीयर भी कहते हैं सिंड्रोम वर्सेस आपके पास बोहल-हैब आपके पास है जी सिंड्रोम। इसके साथ स्पेलिंग देख लीजिएगा, बोहल-हैब सिंड्रोम। ओके, इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके पास होगा इओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस। इओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस की हम बात करेंगे। ओके, अच्छा, इओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस से के बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बैरेट एसोफेगस को। बैरेट एसोफेगस को हम डिस्कस करेंगे। अब बैरेट एसोफेगस के साथ साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म। किसको हम डिस्कस करेंगे जी? डिफ्यूज एसोफेजियल आपके पास क्या है जी? स्पाज्म। इसकी हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये है जी हमारे पास टॉपिक्स। और यहाँ पे एक पाल्मर विल्सन सिंड्रोम भी आता है, लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एएमसी एग्जाम बट इम्पोर्टेंट फॉर एनएलई। ये आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे आपके पास है जी पाल्मर विल्सन सिंड्रोम। इसका नाम लिख लें, पाल्मर विल्सन सिंड्रोम। इसका नाम लिखे, बट आगे लिखेगा नो इम्पोर्टेंट फॉर एएमसी। ठीक, अच्छा, ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। अब जी नेक्स्ट
एक बात याद रखिएगा, अभी से बात करने जा रहा हूँ कि ये जो डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म है ना, इसमें आपको एक साइन मिलता है, लेकिन स्टार पॉइंट है यहाँ पे, किसका साइन मिलता है जिसका नाम क्या है जी, कॉर्कस्क्रू साइन। क्या मिलता है जी, कॉर्कस्क्रू साइन। ओके, ये आपको जब भी ये साइन आपको मिले तो आपने क्या किया, अब ये किस कहाँ मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, वो तो हम उसी के डिसऑर्डर पे जाके बात करेंगे। अब वन बाय वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर वन आप लोग हेडिंग दें यहाँ पे गर्ड के बारे में। नंबर वन हम डिस्कस करेंगे किसको, गर्ड को डिस्कस करेंगे। तो गर्ड में आप लोगों ने डिस्कस करना है गैस्ट्रोएसोफेजियल जो आपके पास रिफ्लक्स डिजीज है, बेसिकली ये क्या चीज है। अच्छा याद रखिएगा, अक्सर ना आपके पास गर्ड में होता है डिस्फेरिया। प्लीज, गर्ड में आपके पास क्या होता है, डिस्फेरिया। बट डिस्फेरिया मतलब क्या है कि डिफिकल्टी इन स्वालिंग। अब ये जो डिस्फेरिया क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं प्रोफेसर कि क्या ये अर्ली इसका साइन है डिस्फेरिया या सिम्टम है, या फिर ये लेटर सिम्टम है या साइन है, ये क्या चीज है, ये लेटर में ये लेटर। वेरी गुड, ये आपके पास क्या होता है जी, लेटर। जबरदस्त। तो आपने इसको क्या करना है जी, लेटर फीचर ऑफ डिस्फेरिया एक साइड पे लिखिए, डिस्फेरिया इज लेटर फीचर ऑफ गर्ड। ठीक होगा जी, ये गर्ड का क्या है, लेटर आपके पास फीचर है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जितना भी सिलेबस होगा ये आप लोग रेफरेंस बुक्स स्टेप 2 सीख के फर्स्ट स्टेप 1 पेथोमा जॉन मुख्तार की बुक है, एएमसी के लिए स्पेशली हैंड बुक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जीएम बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाँ जी इन लेक्चर्स के लिए। अच्छा अब जी बात करते हैं आगे, वन बाय वन लिखें। नंबर वन लिखें क्लिनिकल फीचर्स। अब गर्ड वाला बंदा आपके साथ कैसे प्रेजेंट कर सकता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या क्लिनिकल आपके पास फीचर्स कौन कौन से हैं। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने जो पॉइंट याद रखना है ना, गर्ड वाला पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट करेगा ब्लोटिंग के साथ। लिखें जी नंबर वन क्या होगी इसको, ब्लोटिंग होगी। अच्छा ब्लोटिंग के साथ इसको बेल्चिंग भी कह सकते हैं, मतलब खड्डे डकार वगैरह आना। ठीक हो गया, ब्लोटिंग के साथ होगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे सिम्टम होगा कि डॉक्टर साहब मुझे सीने की क्या होती है, जलन। तो हार्ट बर्न, कभी भी हार्ट बर्न को आपने गर्ड में मिस नहीं करना, हार्ट बर्न होती है जी। ठीक हो गया। अब हार्ट बर्न के साथ साथ आप लोग यहाँ पे लिखेंगे नोक्टर्नल कफ। लिखे जी थर्ड पे नोक्टर्नल आपके पास क्या होती है, कफ। अब नोक्टर्नल कफ आपके पास सिम्टम है विद, ये याद रखिएगा ये पॉसिबल हाँ जी, ये आपके पास नोक्टर्नल कफ जो है ना, ये आपके पास क्या है जी कि अस्थमा लाइक सिम्टम है। ठीक है, ये आपके पास क्या है जी, अस्थमा लाइक सिम्टम, और जो कि इसमें भी आता है। अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ, बाकी देखें हार्ट बर्न होता है, रिगर्जिटेशन ऑफ एसिड होती है, बंदे को जनाब वाली जलन, सीने की जलन की बात करेगा, डिकार्ड्स की बात करेगा, इवन देन पेन्स की बात कर सकता है। लेकिन एग्जाम के लिए जस्ट एक आपने ये वाला पॉइंट नहीं मिस करना, हार्ट बर्न वाला। ओके होगा, बाकी आगे भी मैं बताता हूँ केस कैसे एग्जामिनर सेट करता है। अच्छा अब लिखें जी यहाँ पे, इसमें एक साइड पे ना नोट लिखें, ये अडल्ट गर्ड जी। Sir, what is the difference between heartburn and cardiac disease and GRD? हाँ जी, what is the difference? How we can differentiate this from each other, like in GRD disease and cardiac disease, like in गैस्ट्रोकार्डिक रिफ्लेक्स डिजीज का हार्टबर्न, और दूसरा कौन सा कह रहे हैं, cardiac, like angina. अंजाइना के हार्टबर्न की बात करें। देखें मैं आपको बताता हूँ, अब अंजाइना के हार्टबर्न में हमारे पास क्या होता है, उसके साथ अंजाइना में हमारे पास पेन होती है। यहाँ पे मैंने पेन नहीं लिखवा है, मैंने क्या बात की है कि पेन नहीं लो। अब angina is unusual pain. बात तो सुनने प्लीज। अनयूजुअल पेन होती है ना, लेकिन वो आपके पास रेडिएट कर सकती है सम टाइम। ठीक है, अंजाइना के आगे आपके पास डिफरेंट की टाइप्स हैं, जिसमें स्टेबल अंजाइना, अनस्टेबल अंजाइना, अनस्टेबल अंजाइना, या फिर आपके पास वैजोस्पास्मिक अंजाइना, वेरिएंट अंजाइना। इनके अपने अपने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। जिस तरह अगर मैं अंजाइना की बात करूं, सबसे मेन बात वहां पे जब पेशेंट आता है वो हार्ट बर्न लेके नहीं आता कि डॉक्टर साहब मुझे सीने में जलन नहीं, डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साहब मुझे छाती में दर्द होती है। मेन पॉइंट क्या बात होती है जी, छाती में दर्द। इसमें क्या बंदा कहेगा, डॉक्टर साहब मुझे हार्ट बर्न, सीने की जलन होती है। अब पता पॉइंट आपको समझ आया। मैंने पहले भी कहा कि हमने डिफरेंशिएटिव पॉइंट की तरफ जाना है, मैंने इधर उधर की बातें नहीं छेड़नी। ठीक, अच्छा अब आगे बात कर लेते हैं। लिखे नंबर 2, अब लिखे चाइल्ड गर्ड की एक नोट लिखेंगे।
नोट लिखें चाइल्ड गर्ड। अगर हम चाइल्ड गर्ड, कभी आपने पढ़ा है चाइल्ड गर्ड? बच्चों के अंदर भी आपके पास गर्ड होता है। अब इनकी एक कॉमन प्रेजेंटेशन लिख लें। इसकी जो प्रेजेंटेशन है ना आपके पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, माँ अपने बच्चे को लेके आएगी किस कंप्लेंट के साथ वो लिखें जी। वो कहेगी आपके पास आएगी साइन इन किड्स मिल्क फ्लो, लिखे प्लीज, मिल्क फ्लो freely from milk flow freely from mouth, ठीक होगा। मिल्क फ्लो फ्रीली फ्रॉम माउथ, ये स्लीपिंग के दौरान भी हो सकता है, वैसे भी मेरा बच्चा जो है ना डॉक्टर साहब ये मतलब कि दूध बड़ा फेंकता है, ठीक है, इसकी एक बात करें ओके होगा। ये आप लोगों को एक जो है ना मतलब कि सिम्टम इसका जो कि आपको कंप्लेन मिलेगी, आप लोगों को याद रखना। हाँ, बच्चे के अंदर भी आपको ब्लोटिंग मिल सकती है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ब्लोटिंग आप लोग लिख लें ओके, ये भी आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। अब आगे हम बात करेंगे कि भाई अब ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, आपके पास फॉर एग्जांपल पेशेंट आया, आपने अगर इसको ट्रीट ना किया तो इसकी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगी ना। अब इसके ये वर्ड्स करेगा ना, तो लिखे प्लीज नंबर 2 पे कॉम्प्लिकेशन। जैसे जैसे मैं आपको ये लिखवाऊं वैसे वैसे प्लीज लिखिएगा। इसके लिखे कॉम्प्लिकेशन, ये है स्मार्ट स्टडी, हार्ड स्टडी नहीं मैं करवा रहा, ठीक है, ये स्मार्ट बिल्कुल हमने जब कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है जी? एसोफेजाइटिस हो सकता है, क्या हो सकता है? एसोफेजाइटिस हो सकता है। एसोफेजाइटिस क्यों बोला? क्योंकि एसिड बार बार, याद रखिएगा ब्लड के अंदर ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, इसकी हो जाती है रिलैक्सेशन। क्या होती है? रिलैक्सेशन। अब उसके रिलैक्सेशन की वजह से एसिड क्या करता है? रिफ्लक्स। एसिड की होती है रीगर्जिटेशन, ठीक है। अब उस रीगर्जिटेशन की वजह से जैसे जैसे बार बार एसिड आता है ना यहाँ पे, तो वो इरिटेट करता है इसकी एपिथेलियम के साथ, इसकी मिकोजा लाइनिंग के साथ, जिसकी वजह से क्या होती है? एसोफेजाइटिस। ओके हो गया। अब याद रखिए एक ये पॉइंट, उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसकी वजह से आपको हो सकता है जनाब वाली बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, बैरेट एसोफेगस से आपको क्वेश्चन भी आएगा। अब ये बैरेट एसोफेगस जो है ना, बेसिकली इसमें है क्या सीन है? बैरेट एसोफेगस इज नथिंग, इट इज जस्ट प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। ये कैंसर से पहले पहले आपकी क्या होती है जी कंडीशन? लिखिए प्री मैलिग्नेंट आपके पास क्या है जी? ये कंडीशन है, इसका आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, बेसिकली इसको करने के लिए याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, दिस इज अ 25 सेंटीमीटर फूड पाइप नोन एज एसोफेगस। अब ये जो एसोफेगस है ना, बिलो कनेक्टेड विद द जे-शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज स्टोमक। अब हम क्या करते हैं कि इस एसोफेगस को डिवाइड करते हैं। आपके पास मतलब कि 2/3 अपर 2/3 पे इसको डिवाइड करते हैं और लोअर 1/3 पे, ठीक। अब लोअर 1/3 का अपना एक कैंसर होता है। अगर आप इस गर्ड को ट्रीट नहीं करते तो आपके पास कॉम्प्लिकेशन क्या है? बैरेट एसोफेगस। अगर आप बैरेट एसोफेगस को फर्दर ट्रीट नहीं करते इस कंडीशन को, दिस इज अ प्री मैलिग्नेंट आपके पास कंडीशन, देन कैन चेंज इनटू कैंसरस। ऐसे ही अब कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं उनकी बात लिखें प्लीज। लिखें जी, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ना है, एक आपके पास होता है अपर 2/3 पे लिखें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, अब ये हम लगा भी पढ़ेंगे। एसोफेजियल कैंसर, प्लीज यहाँ पे मेन एक टॉपिक होगा एसोफेजियल कैंसर। एसोफेजियल कैंसर की हम बात करेंगे सेपरेटली। अच्छा, ये आपके पास लोअर कौन सा होगा जी? एडिनोकार्सिनोमा, बड़ा इंपॉर्टेंट, एडिनोकार्सिनोमा। पता है आप लोगों को? अभी से याद रखिए, वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द एसोफेगस is a squamous cell carcinoma, but in Australia most common cancer is adenocarcinoma. ऑस्ट्रेलिया में कौन सा कॉमन है? एडिनो। वर्ल्ड वाइड कौन सा कॉमन है? एमसीक्यू आता है बहुत, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली होता क्या आप लोगों को पता है? यहाँ होता है मेटाप्लेजिया। व्हाट इज मीन बाय मेटाप्लेजिया? वन एपिथेलियम चेंज इनटू सेकंड एपिथेलियम। स्क्वेमस आपके पास जो स्क्वेमस है, यहाँ पे कोलमनर एपिथेलियम चेंज इनटू स्क्वेमस एपिथेलियम। ये हम बात करेंगे कहाँ पे? जब हम बैरेट एसोफेगस को स्टडी करेंगे। मेरी बात समझ गए? बस अभी मैंने आपको वैसे बता दिया। नेक्स्ट प्लीज आगे लिखें एसोसिएशन। अच्छा, एसोसिएशन में आप लोगों ने क्या लिखना है? एसोसिएशन में लिखें
एसोसिएशन में आप लोग लिखें यहाँ पे होगा जी GERD रिलेटेड टू अस्थमा। मैंने यहाँ पे लिखा था ना नॉकटर्नल कफ अस्थमा लाइक सिम्टम, यहाँ पे ये लिखिए अस्थमा लाइक सिम्टम। भाई जिस तरह अस्थमा के अंदर ये सिम्टम आता है ना कि कफ का, सेम इसी तरह। तो इसमें आपके पास क्या आता है जी GERD रिलेटेड टू अस्थमा लाइक आपके पास है, इसमें हमारे पास सिम्टम आएगा, ठीक है। अच्छा यही फिर जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई जो GERD के साइन एंड सिम्टम्स हैं ये और किन किन कंडीशंस में पहले हो सकते हैं, ऐसी कौन सी एसोसिएटेड कंडीशंस हैं। एक तो आपके पास अस्थमा के अंदर मतलब जिस तरह कफ होती है सेम इसमें भी एक तरह से कफ होती है, ठीक है, ये एक तरह से बात याद रखिए। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपने याद रखना है वो ये है कि हाइएटस हर्निया। अब हाइएटस हर्निया की वजह से बेसिकली क्या होता है कि हर्निया यहाँ से हर्निया क्या होता है कि मतलब कि अपने किसी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का अपनी नॉर्मल पोजीशन से दूसरी एबनॉर्मल पोजीशन में क्या करना, शिफ्ट होना। ऐसे जब यहाँ से आपके पास ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ से फ्लूइड आपके पास मतलब कि पुश करेगा ना बैक को, जब बैक को ये पुश करेगा तो ये भी यहाँ पे इसको इरिटेट करेगा। वो कहते हैं हाँ ठीक है, इस तरह के साइन एंड सिम्टम हो सकता है कि हाइएटस हर्निया में भी आपको मिल जाए। यही आपने डिफरेंशिएट करना होता है इन कंडीशंस को। आपने सोचना होता है हाँ जी ये बंदे ने बताया, लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करना है वो डिफरेंट आपके साथ, जिस तरह हार्टबर्न की मैंने बात की, नो डाउट इसमें भी हो सकता है, लेकिन फिर मजीद आगे हम पॉइंट्स देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट लिखें प्लीज, नोट लिखें जी एक नोट। अच्छा इस सीक्वेंस को खराब नहीं करना, ठीक है, ये नंबरिंग है आपकी। अच्छा लिखें जी यहाँ पे एक नोट लिखें। आप में से कोई मुझे बताएगा कि बेसिक टेस्ट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बेसिक टेस्ट, वेरी बेसिक टेस्ट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, चेस्ट एक्सरे, वेरी गुड। तो ये लिख लें बेसिक टेस्ट इन आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम इज हाँ जी चेस्ट एक्सरे। याद रखिएगा बेसिक टेस्ट इन एसोफेजियल केसेस इज बेरियम स्वालो, क्या बेरियम स्वालो। जिस तरह उसमें बेसिक टेस्ट क्या है चेस्ट एक्सरे, इसमें बेसिक टेस्ट कौन सा है बेरियम स्वालो। तीन चीजें याद रखें, एक होता है बेरियम अनीमा, बेरियम स्वालो, बेरियम मील। बेरियम अनीमा हम कहां से करते हैं भला, ये रेक्टम से करते हैं, एनल से करते हैं, ठीक। अच्छा जो बेरियम स्वालो बेरियम मील है ना ये हम कहां से करते हैं, ओरल से, ठीक। ये पॉइंट डिफरेंशिएट इसका भी याद रखिएगा। अच्छा कभी नाम सुना है आप लोगों ने रेड फ्लैग्स का? हाँ जी क्या होते हैं रेड फ्लैग्स, ये डर सर which indicates something bad in future. Very good. रेड फ्लैग्स का मतलब है कि भाई ऐसी कोई अलामत जिसकी वजह से हम ये प्रोग्नोसिस बना सकते हैं कि यार बंदा बचने वाला नहीं है या इसको खतरा है कि आगे कंडीशन इसकी वर्स होगी। रेड फ्लैग्स इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का वेट लॉस हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, यार हो सकता है कहीं कैंसर तो नहीं है इस बंदे को, समझ रहे। किसी कोई एजिड पर्सन है और हम कहते हैं यार इसके प्रोग्नोसिस चांसेस क्या कम है। किसी को कोई कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है, हम कहते हैं कि यार इस बंदे का ये भी एक रेड फ्लैग है। बात समझ रहे हैं ना मेरी, इनको कहते हैं रेड फ्लैग्स। ऑलमोस्ट 4 से 5 आपके पास रेड फ्लैग्स होते हैं जिनकी बेस पे आपने आगे इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। अगर किसी बंदे में लिख लें प्लीज रेड फ्लैग फॉर हाँ जी अपर जीआईटी, फॉर अपर जीआईटी याद रखिएगा। अगर किसी बंदे में रेड फ्लैग आपके पास आ जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल रेड फ्लैग फॉर अपर जीआईटी अगर किसी में ये बंदे में आ जाता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह वेट लॉस की हम बात कर लें, ठीक है, तो आपने क्या करना है, हाँ जी
अगर किसी बंदे में वेट लॉस केस बड़ा लंबा दिया है और साथ में वेट लॉस हो गया और आपसे पूछेंगे जी आप इन्वेस्टिगेशन क्या करवाना चाहेंगे, तो आपने कहना है एंडोस्कोपी। क्या? एंडोस्कोपी। याद रखिएगा, इसमें आप लोग क्या करेंगे, एंडोस्कोपी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास एक कंसेप्ट अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंडोस्कोपी आप करते हैं, डन एंडोस्कोपी। अच्छा जी, तो यहाँ पे बेरियम सॉल्व कर सकते हैं, फिर यहाँ पे रेड फ्लैग आए नो, वहां पे बेरियम सॉल्व नहीं करेंगे, वहां पे आपने फिर एंडोस्कोपी करनी है, क्योंकि आपको पता है यार कंडीशन, अब हालात अपनी लिमिट से गुजर चुके हैं, ठीक हो गए। ये हमने पॉइंट याद रखना है। लिखे जी, अगर फॉर एग्जांपल नंबर 4 लिखें, मैं कहता हूं जी पेशेंट हैविंग फीचर ऑफ गर्ड, लिखें पेशेंट हैविंग फीचर ऑफ गर्ड। भाई पेशेंट को क्या है, फीचर ऑफ गर्ड। कौन कौन से फीचर हो सकते हैं डॉक्टर साहब? फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ जी, ऐसे डिप्रेस हो सकता है, वो दृश्य हो सकता है। जो मैंने बताया वो बताइए, होने के तो बड़े सारे हो सकते हैं, वो तो मुझे पता ही है। ब्लॉटिंग, मैंने कहा आपने करनी है स्मार्ट स्टडी प्लीज, इधर उधर की बातें तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। हार्ट बर्न हो सकता है मेनली, कफ हो सकता है, और आपके पास नॉक्टर्नल कफ हो सकती है, और आपका ब्लॉटिंग वगैरह की कंप्लेंट्स आ सकती है, ठीक। अच्छा, याद रखिएगा हार्ट बर्न नो प्रेजेंट इन एक्लेसिया, ये आपके पास एक्लेसिया में नहीं होता। भाई बात समझ आई है कि नहीं? ये एक्लेसिया के अंदर नहीं है। अब मैं जब एक्लेसिया पढ़ाऊंगा आपको, तो क्या आप वहां पे हार्टबर्न की बात करेंगे? नो, क्यों नहीं करेंगे पता है किस बात से? नो एसिड रिगर्जिटेशन, ओके। एक्लेसिया के अंदर कंस्ट्रिक्शन होती है एलियस की, लेकिन गर्ड के अंदर रिफ्लेक्शन होती है। नहीं मेरी बात समझे? ये एक पॉइंट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। पेशेंट हाँ जी हैव फीचर ऑफ गर्ड, व्हाट इज फर्स्ट डू? क्वेश्चन है जी यहाँ पे, ये आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज फर्स्ट डू? आप सबसे पहले क्या करेंगे इस बंदे के साथ? हाँ जी बताएं। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट जी, इन केस ऑफ ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे जिस बंदे में? इसमें कैसे कम करेंगे? हाँ कैसे रिड्यूस कैसे? लिखें नंबर 1, ये आप लोगों ने एक तरह से हेडिंग दे रहे हैं ट्रीटमेंट के साथ, नहीं इसको लिखें जी यहाँ पे। नंबर 1 आप करेंगे ट्रायल पीपीआई। यस सर, ट्रायल पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आप लोग जानते हैं, हाँ जी किसके नाम से बोला? और डेक्सलेंसोपैराजोल आजकल एक नई ड्रग आई है 60 mg के साथ, अच्छी वर्क करती है डेक्सलेंसोपैराजोल, बिल्कुल। अच्छा जी, याद रखिएगा ट्रायल पीपीआई एट लीस्ट फॉर 1 मंथ, एट लीस्ट फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए आपने इसका ट्रायल दे दें, ठीक है। या फिर 1 मंथ को 4 वीक्स लिख सकते हैं कि नहीं? 4 वीक्स, ठीक, 4 वीक्स हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इफ भाई अगर आपने एज ए डॉक्टर पीपीआई का ट्रायल दिया लेकिन फिर भी बंदा ट्रीट ना हुआ, इफ पीपीआई नॉट वर्क प्रॉपर्ली, पीपीआई नॉट वर्क देन क्या करेंगे? क्या पीपीआई चेंज कर देंगे? हाँ? No. इसके बाद फिर सल्फेट देंगे वो। Being a good doctor, then double the dose. Then double the dose. इसके क्या करें? आपकी गाइडलाइंस कहती हैं then double the dose. डोज को क्या कर दें? डबल कर दें, या फिर वो कहते हैं रिपीट, हाँ जी रिपीट द डोज, रिपीट द डोज, या फिर और क्या कर सकते हैं जी उसके बाद रिपीट द ट्रीटमेंट प्रॉपर। यही इस तरह ये कोई भी इनमें से वर्ड आप आर के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, सेकंड नंबर पीपीआई का आपने ट्रायल दे दिया, अच्छा लिखें इसमें सेकंड ऑप्शन। अच्छा सेकंड ऑप्शन में आपने क्या करना है इस बंदे के साथ? पहले तो चले आपने पीपीआई ट्रायल दिया, ठीक है,
उससे अगर आपको मतलब कि लगा कि नहीं यार इससे तो बंदा ठीक नहीं हो रहा, तो आप फिर सेकंड ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे ना कि यार मसला कोई जरूर अंदर है। पहले आपने मेडिसिन दी है, अच्छे डॉक्टर्स तो पहले ये है कि कुछ डॉक्टर्स मतलब अब ये तो नहीं है ना पेरिफेरी से बंदा आया और सीने की जलन लेकर आपने डायरेक्ट उसकी एंडोस्कोपी थोड़ी कर लेनी है, क्या ख्याल है? आंटी अनलेस उसमें कोई आपको रेड फ्लैग नहीं मिलता, ऐसे ही है। तो आपने क्या करना जी, पहले उसको पीपीआई वगैरह देंगे, ठीक है, अगर पेन की बात करते हैं तो एनाल्जेसिक वगैरह दे देंगे साथ में। तो देखिए सेकंड ऑप्शन आप करवाएंगे उसका बेरियम स्वालो, क्या बेरियम स्वालो, आप बेरियम स्वालो की बात कर सकते हैं। अच्छा बेरियम स्वालो कब कहेंगे भला, जब वो आपको कंप्लेन एक दे दे डिस्फेजिया की कि डॉक्टर साहब मुझे तो खाना खाने में भी तकलीफ होती है, नहीं मेरी बात समझे? अच्छा फिर आप क्या करवाएंगे, बेरियम स्वालो करवा लेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं, इफ रेड फ्लैग लिखें प्लीज, इफ रेड फ्लैग, अगर आपके पास रेड फ्लैग प्रेजेंट है, इफ रेड फ्लैग प्रेजेंट देन आप लोगों ने क्या करना जी, देन विल डू आप क्या करें एंडोस्कोपी। जबरदस्त, आपने यहाँ पे क्या करनी है जी, एंडोस्कोपी इस बंदे की करवानी है। ये आप लोगों, और एंडोस्कोपी कौन सी, अपर जीआईटी एंडोस्कोपी या लोअर जीआईटी एंडोस्कोपी? अपर जीआईटी एंडोस्कोपी करेंगे कि लोअर जीआईटी? अपर जीआईटी एंडोस्कोपी, ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन प्लीज डॉक्टर साहब, इसको करें बात। ओके अच्छा जी, कुछ ना चीजें ऐड करिएगा प्लीज। आप लोगों ने फीचर में एक फीचर ऐड करना है जिसका नाम है जी आपके पास वाटर ब्रश, आप मतलब क्या माउथ फील्ड विद सलाइवा, जिसको ओरल ब्रश एक तरह से मतलब आप लोग ले सकते हैं। फिर ना एक और चीज लिखें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में। अच्छा ये आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन का तो पता चल ही गया है ना, बेरियम स्वालो करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, इफ रेड फ्लैग प्रेजेंट, रेड फ्लैग्स मैंने आप लोगों को सारे के सारे बता दिए हैं। फिर अगर आपके पास या एक और क्या था, पीएच मॉनिटर एसोफेजियल पीएच, इसी तरह लिखाया था ना, क्या लिखवाया मैंने? 24 आवर्स एसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग। ये भी आप लोगों ने इसमें क्या करना है जी, मतलब कि लिखना है, ठीक है। 24 आवर पीएच में मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कितने आपके पास टूल्स हैं, तो क्या क्या आपके पास मेथड है, बेरियम स्वालो, एंडोस्कोपी और 24 आवर एसोफेजियल पीएच। बेरियम स्वालो को दूसरा नाम बेरियम अमील भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी आप लोग मतलब कि कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? हाँ, उसके बाद अवॉइड फ्रॉम द एनसिड्स से अवॉइड करें क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 इनहिबिटर है, और वो आपको पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 इज अ गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव, ठीक है। वो स्टोमक को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किस तरह करता है वो आपके पास मेडिसिन की एक्सप्लेनेशन में और बेसिक साइंस के अंदर एक्सप्लेन किया है। अच्छा फिर उसके बाद आपने एंटासिड को कॉमनली यूज कर सकते हैं, नो डाउट। और सो दिस इज ऑल अबाउट गर्ल्स from the internal medicine lecture. Thank you for concentration, for listening. Lecture dismissed till next class. Thank you.